बिहार शिक्षक भर्ती के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ में हम आपके समक्ष हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर जो भी आपके पूरे सेट में आपको पता है, चूँकि जब पेपर 2 की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे। उन्हीं को लेकर के, सभी सवालों को लेकर के हम जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। बिहार स्पेशल नोट्स 4500 MCQs के साथ में अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा केवल 49 रुपये में। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप उसे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में बीपीएससी के प्रीवियस पेपर के साथ में पूरा का पूरा जो एक आपका पैकेज है वो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं जो पहला सवाल हमसे पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1855-56 में भागलपुर से राजमहल तक जो है इसका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिला। कहाँ से कहाँ? भागलपुर से राजमहल क्षेत्र तक। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने किया था। नोट करिएगा इसे। और इसका जो दूसरा नाम है वो है हुल विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? हुल विद्रोह। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब इनमें से कौन था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी बक्सर के युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं व्यापार के साथ में अपना प्रशासन भी शुरू कर दिया। कहाँ पे? भारत में। क्योंकि 1765 में जब हम इलाहाबाद संधि की बात करते हैं तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल गई थी और यहाँ से शुरुआत होता है असली प्रशासनिक जो है काम किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर ब्रितानी सरकार का, या ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो मीर जाफर के काल में हुई थी ये। किसके उसमें हुई थी? मीर जाफर लगाइएगा यहाँ पर, मीर कासिम बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज, इसमें जो नाम आता है वो ज्योतिबा फूले जी का आता है और उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। उनकी पुस्तक गुलामगिरी भी जो है वो काफ़ी फेमस है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 देखने को मिलता है। इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इंडियन अनरेस्ट नहीं है, या अर्नेस्ट करके होगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, लाजपत राय जी का नाम है, वैलेंटाइन शेरॉल का नाम है, या फिर वारिंद्र कुमार घोष की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक जो लिखी गई है ऐसे में, वो वैलेंटाइन शेरॉल की पुस्तक थी। किसके? भारतीय अर्नेस्ट नहीं है, अनरेस्ट करके ही है। अनरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है अशांति। एक तरीके से रेस्ट करना, आराम से शांति के साथ में अनरेस्ट, तो ये अशांति हो जाएगा। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक की अगर हम बात करते हैं वैलेंटाइन शेरॉल, क्योंकि इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में वर्णित किया था। तो नाम किसका आएगा? वैलेंटाइन शेरॉल का आएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं ये पुस्तक कहाँ लिखी गई, तो ये मांडले जेल में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई, जो कि एक गर्म दल के नेता थे। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लगाइएगा, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो कहाँ से कहाँ तक में? अगर हम प्रथम व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं, देखिए डच के द्वारा, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी और अंग्रेज दिया हुआ है। तो प्रथम व्यापारिक केंद्र 1503 ईस्वी में कोची में स्थापित किया गया था। कब? 1503 में कोची में। दूसरा जो था वो 1505 में कन्नूर में था। और जो आपका पहला 1503 में स्थापित किया गया था वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से महिला को अध्यक्ष चुना गया था। 7 नंबर क्वेश्चन में जो हमसे यहाँ पर पूछा है, तो प्रथम महिला अध्यक्षा में जो नाम आता है श्रीमती एनी बेसेंट का नाम आता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा में नाम अगर हम बात करते हैं तो नायडू जी का नाम आएगा, सरोजिनी नायडू जी का नाम आएगा। तो 1917 का ये कलकत्ता का अधिवेशन था। कब? 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन था, जिसमें जो चुना गया किन्हें? एनी बेसेंट जी को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले, रामाबाई हैं यहाँ पर, दादोबा पांडुरंग, या फिर विलियम जोन्स का नाम है। महाराष्ट्र में 1849 में इस मंडली की स्थापना की गई थी। कब? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना। इनके अगर मुख्य संस्थापकों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दादोबा पांडुरंग, मेहताजी, दुर्गाराम, इनका नाम देखने को मिलता है। किसका किसका? मेहताजी, दुर्गाराम, दादोबा पांडुरंग, ठीक है। अब बात आती है इसके उद्देश्य को लेकर के कि आखिर उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुधार तथा हिंदू धर्म में सुधार लाने का काम करना, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? और आपको पता है हरिपुरा सेशन, गांधी जी यहाँ से नाराज हो गए थे कहीं ना कहीं ऐसे में। 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा सेशन की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्षता जो की गई थी वो
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। करेक्ट सेशन आपका क्या होगा? पहला, यहाँ पर इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बोलते हैं इसे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी आपके अधिवेशन के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्प सूत्र लिखा गया था? अगर हम कल्प सूत्र की बात करते हैं, लंगो, आदिगल हैं, भद्रबाहु, जिन सेना या हरिभद्र का नाम इसमें लिखा हुआ है। देखिए, जैन धर्म में जिन शब्द जो है इसका मतलब होता था मुक्तिदाता या विजेता। तो जो जिन सेना लिखा है इसका मतलब भी, जिन का मतलब जान लीजिए। ठीक है, क्या होता था? मुक्तिदाता या विजेता। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें नाम भद्रबाहु का आता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की इन्होंने दीक्षा दी थी। सबसे महान जैन भिक्षुओं में से इनका नाम देखने को मिलता है। इन्होंने ही कल्प सूत्र की रचना की थी। और जब हम दिगंबर, और आपने श्वेतांबर और दिगंबर का आपने नाम सुना होगा, तो जो दिगंबर संप्रदाय था उनकी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। किसने? भद्रबाहु जी ने। ठीक है, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? सिकंदर के द्वारा। तो ये जो समय था, अगर हम इसके पहले भी चूंकि आपको बताए हैं कई सेट में कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से जो है वो इनकार कर दिया था। ध्यान रखिएगा। और जो सेल्यूकस निकेटर था वो मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समय था 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर ने भारत विजय का अभियान चलाया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया गया? देखिए, उत्तर वैदिक काल की बात की हुई है, तो अगर हम कर संग्रह की बात करें तो उसमें रत्निन करके होता था एक आपका, भाग दूध करके बोलते थे। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, भाग दूध करके है। नामक रत्निन या अधिकारी के द्वारा किया जाता था। उसका नाम क्या था? भाग दूध करके बोलते थे। ठीक है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि जब हम डायरकी की बात करते हैं उसको समाप्त कर दिया? 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को ख़त्म करने का निर्णय लिया था और ये समय था वॉरेन हेस्टिंग्स का। किसका समय था? वॉरेन हेस्टिंग्स का। समय कब का था? 1772। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा हुआ है। तो ये जो हरिजन सभा आपने देखी होगी गांधी जी के द्वारा कहीं ना कहीं स्थापित, पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, गांधी जी पूरी तरीके से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। और जब हम बात करते हैं, उन्होंने उस समय एक समिति बनाई थी, एक स्थापना की थी, एक लीग की, नाम था उसका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसे याद रखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग गांधी जी के ही द्वारा था और यही बाद में चल करके हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। तो इसमें जो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो घनश्याम दास बिड़ला का नाम आता है। ठीक है, 1921 में अवध प्रांत में हुए यहाँ पर एका आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर मदारी पासी हैं, सरदार पटेल जी का नाम है, शंभूपाल तीरथ सिंह हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एका आंदोलन, उसमें जो नाम आता है वो मदारी पासी का आता है। एका आंदोलन 1921 में अवध प्रांत के किसानों के हित में चला गया था और नेतृत्वकर्ता में किसका नाम था? मदारी पासी का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की बात की हुई है। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन बोला हुआ है या भारत छोड़ो आंदोलन? अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई और बाल गंगाधर तिलक जी जो है इसी के दिन, ध्यान रखिएगा, तिलक जी की जो है बम्बई में मृत्यु हो गई थी। समय था 1 अगस्त 1920। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 16 का जो हमें आंसर देखने को मिलेगा वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी समय जो है ये आपका जो तिलक मैंने फंड बोला ना, आंदोलन के कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने का इसमें प्रावधान किया गया था। तिलक जी की मृत्यु के पश्चात इस कोष का नाम तिलक स्वराज फंड रखा गया था। तो याद रखिएगा, तिलक स्वराज फंड असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने की बात की गई? ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहीं ना कहीं ऐसे में हुई थी। और जब हम मार्लिमेंटो की बात करते हैं वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 1909 में जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो काम किया गया, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह काम हुआ था। कब? भारतीय शासन अधिनियम 1919 लगाइएगा यहाँ से। ठीक है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था?
देखिए, अब यहाँ पर जब कितने तरीके से निपटने का काम जो है वो अंग्रेज़ों से चल रहा था, तो अभिनव भारत के सदस्य थे, इसमें नाम था उनका पी.एन. बापट, और उनको बम बनाने की कला सीखने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया था। ठीक है। अगर बात आती है अभिनव भारत समिति की, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत समिति, इसकी स्थापना गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। सही जवाब यहाँ से आप बी लगाएंगे। किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो बटलर है, सप्रू दिया हुआ है यहाँ पर, स्कॉट समिति है, और यहाँ पर हिल्टन यंग कमेटी लिखा हुआ है। 1927 में देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। कब? 1927 में। और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित की वो कब की? 1929 में। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन जो है वो शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? इसमें आपका अहमदाबाद मिल विवाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, और फिर यहाँ पर बिहार और बंगाल में हिंसा के कारण दिया हुआ है। देखिए, 16 सितंबर 1932 की घटना, यरबदा जेल में गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन जो है वो शुरू किया था। ठीक है, 16 सितंबर। उन्होंने अपना अनशन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद समाप्त किया था। 16 तारीख से 24 तारीख तक ये अनशन चला था, और पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 के बाद से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर सांप्रदायिक निर्णय लगाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल या अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? राजा महेंद्र प्रताप की बात की गई है। तो जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, स्वयं को राष्ट्रपति, मतलब स्वयं राष्ट्रपति थे वो, बरकतुल्लाह की बात करें तो उनको प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, और जर्मनी और रूस के द्वारा उसे मान्यता भी बाकायदा दी गई थी। समझ रहे हैं आप? और ये जो समय था वो था 1915 का। आगे चलते हैं। इसमें कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस किताब। तो आखिर बात आती है इसमें है क्या? कहते हैं कश्मीर के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे कल्हड़, और उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई राज तरंगिणी। कश्मीर के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है इसमें देखने को मिलता है। कहते हैं राज तरंगिणी में कुछ कुल मिलाकर के 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। ठीक है, और राज तरंगिणी का जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है राजाओं की नदी। क्या है? राजाओं की नदी। तो राज तरंगिणी लगाइएगा यहाँ से। कश्मीर का पूरा वर्णन, इतिहास का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन मिलेगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली की जब हम बात करते हैं, कुंडग्राम वैशाली, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो, है ना। रिजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने साल वृक्ष के नीचे जो है वो कैवल्य की प्राप्ति उन्होंने की थी, और मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ से? कुंडग्राम वैशाली। कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? कादरिया है, नक्शबंदी है, यहाँ पर सोहरावर्दी है, या फिर चिश्ती लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सूफी संप्रदायों में सर्वाधिक कट्टर सिलसिला जो है वो देखने को मिलता था। और जब हम औरंगजेब की बात करें, आपको भी पता है ना, संगीत नृत्य का कितना ज़्यादा विरोधी, तो उसी के सिलसिले को, मतलब ये चीज़ उसके द्वारा मानी जाती थी, और ये नक्शबंदी से संबंधित है। किससे? नक्शबंदी लगाइएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो नक्शबंदी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। उबैदुल्ला करके बोलते हैं, ख्वाजा उबैदुल्ला। ठीक है। किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि जो है धारण की थी? यहाँ पर अगर बात करें तो पल्लव वंश का वो शासक था। महाबलीपुरम के निकट एकाश्म मंदिर का निर्माण उसने करवाया था। नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। आंसर आपका डी हो जाएगा। शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जब हम पुरंदर की संधि की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापकों में नाम शिवाजी का आता है। 1627 में इनका जन्म हुआ था, और ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, 22 जून 1665 डेट लगाइएगा भाई यहाँ पर। 22 जून 1665 का समय था जब शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से अगर हम बात करें तो कई सारे ऑप्शंस अलग अलग आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मुगल बादशाह बाबर को लेकर के और जहांगीर को लेकर के, तो बाबरनामा जिसे तुजु के बाबरी बोलते हैं, बाबर ने स्वयं लिखा था।
तुर्की भाषा में। वहीं अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी गई, उन्होंने तुर्की में लिखा था बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, और जो तुजुक ए जहांगीरी थी वो आपकी फ़ारसी भाषा में थी। तो बाबर और जहांगीर लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना इनमें से कौन करता था? गुलरुखी बहुत बार इस सवालों में पूछा गया आपके पेपर्स में। तो जब हम बात करते हैं 1489 1489 टू 1517 तक शासनकाल था किसका? लोदी वंश का शासक नाम था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी नाम से कविताएं वही लिखता था, ठीक है, उपनाम से जिसको बोलते हैं। जैसे होता नहीं, लोग अपना नाम लिखे और फिर नीचे उसमें कॉमा लगा करके अपना एक उपनाम लिख दिए। आपने बहुत भी देखा होगा, सच्चिदानंद व हीरानंद वात्स्यायन फिर अज्ञेय लिख दिए, है ना, कुछ ऐसा ही। यहाँ पर सूची को मिलान करना है 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा किस नदी के किनारे जो है वो देखने को मिलता है? तो हड़प्पा तो आपका किसकी नदी के किनारे था? रावी नदी हो गया, ठीक है। बनावली की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो आपका दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंध लगाइएगा, मोहनजोदड़ो हो गया सिंध के। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल भगवा नदी था, लोथल भगवा था। और बनावली किसका हो गया आपका? रंगोई का हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इसका, ठीक है, कि किस नदी के किनारे कौन सी आपकी जो स्थल थे हड़प्पा कालीन वो देखने को मिले। आगे इसमें आर्यों के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत लिखा हुआ है? 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है। देखिए आर्यों का अगर हम बात करें यहाँ पे मूल निवास स्थान यूरेशिया था, एल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्यों का प्रिय पशु था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य व्यवसाय कृषि इन्होंने बोला हुआ है। देखिए अगर हम मुख्य व्यवसाय की बात करें तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, पशुओं को चराना, पशुपालन से संबंधित था। कृषि जो है वो व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थी। तो जो इसमें से असत्य है वो क्या हो जाएगा? बस यही हटा दीजिए आप, ठीक है। आगे आपसे कहते हैं पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? अगर हम पंचेश्वर परियोजना की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेपाल, देखिए ये जो परियोजना है वो शारदा नदी, जिसे नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है, उसी परियोजना पर, उसी नदी पर ये स्थित है, ठीक है। अच्छा, भारत और नेपाल की जब बात हुई ही है तो इसके कुछ और संयुक्त परियोजनाएं हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। एक तो पंचेश्वर परियोजना, दूसरा शारदा परियोजना, तीसरा कोसी परियोजना और चौथा है टनकपुर परियोजना। ये चारों ही परियोजनाएं भारत और नेपाल से संबंधित हैं। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि या रामसर, जब हम वेटलैंड की बात करते हैं उसके अंतर्गत आता है। इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए जब हम रेणुका झील की बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन आपका हुआ था, ईरान से जुड़ा हुआ, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। कहीं ना कहीं जो आर्द्रभूमि था उसके संरक्षण को लेकर के, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये आपका कन्वेंशन हुआ था। और ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 32 का आंसर बी होगा। किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? देखिए इससे पूछा है, नहीं है। देखिए मेयर्स कप जो है वो मुक्केबाजी से है। ये जो मेयर्स कप लिखा हुआ है ना, इसका संबंध मुक्केबाजी से है। बाकी डूरंड कप, रोवर्स कप जो है ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक फ्लैग देखिए सबसे पहले बेल्जियम में 1920 में फहराया गया था। ध्यान रखिएगा, कब ध्वज का निर्माण जो किया था वो बैरोन पियरे करके उनका नाम था, बैरोन पियरे डी करके उनका नाम था। ये चीज़ याद रखिएगा। 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में, ऐसे लिखेंगे एंटवर्प, ठीक है, ये बेल्जियम में पड़ेगा और समय था 1920 का। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर है, आसाम, केरल और छत्तीसगढ़ दिया हुआ। अगर हम कांगेर घाटी की बात करते हैं तो ये उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। हिरण के संरक्षण से संबंधित है, इसे भी नोट करिएगा। कहाँ पे? हिरण के संरक्षण से है, छत्तीसगढ़ में। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस यानी कि फॉरेस्ट्री डे जिसे हम बोल देते हैं, तो ये आपका 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का थीम क्या है? तो वो है वन और स्वास्थ्य, यानी कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। इसी में जैसे जैव विविधता दिवस 22 मई को हम मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये भी नोट करके रखिएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी, किसको सीखना तथा सीखना, चलिए ठीक है, क्या फिल कर सकते हो। अगर हम किसी विषय को सीखने की बात करते हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होता है उनको सीखना।
कॉन्सेप्ट्स और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है और अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है। तो अवधारणा, अवधारणा के साथ में विषय वस्तु, जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह रहे हैं। यह बात क्या है, स्वाभाविक है। भाई मातृभाषा की चीज़ों को सीखना तो स्वाभाविक रूप से होता है, आप समझ रहे हो ना, जो एक इनफॉर्मल सिचुएशन वाली बात होती है। बाकी फॉर्मल में तो आप कहीं ना कहीं प्रयासपूर्ण तरीके से एक दूसरी भाषा सीख रहे होते हो, मान लीजिए खड़ी हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, तो स्वाभाविक लगाइएगा। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किससे मानते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी उनकी हो, सुंदर लेखन हो, विचार तत्व, व्याकरण ज्ञान। सबसे बड़ी बात है कि वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, विचार तत्व। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या है। तो अब जो विचार तत्व की वहाँ पर बात हुई है तो यहाँ पर विचार हो गया। अभिव्यक्ति की बात होगी कि वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये फंडामेंटल इंस्टिंक्ट ही वहाँ पर काम करेंगे, जो उनकी मूल अभिवृत्ति होती है वो काम करेगी। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, कलाम 1, विक्रम एस, आर्यभट्ट 1 करके लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट की बात करें तो विक्रम एस था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया था। अगर हम कुआफू 1 की बात करते हैं तो चीन ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 को लॉन्च किया, और ये किसके द्वारा, सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, क्या होगा भैया, सूर्य होगा। आप लगाइएगा यहाँ से सूर्य को। आगे चलते हैं, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है। अगर हम गरुड़ 7 की बात करते हैं, नवंबर 2022 में गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में किया गया। भारत और फ्रांस, ध्यान दीजिए, भारत और फ्रांस की थल सेना नहीं है, देखिए यही कंफ्यूजन किया हुआ है, वायुसेना है ये। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में गरुड़, चूंकि ये आकाश में उड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, पक्षी, और उसी से आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त की गई, देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इनमें से बात करते हैं, गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव हैं, KP अश्विनी का नाम लिखा हुआ है, आपका ये दिया हुआ है। अरुण गोयल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की यहाँ पर बात की हुई। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त में आप अनूप चंद पांडे जी का नाम लिखिएगा। ठीक है, बाकी जो भी मिलान किया हुआ है वो आपका इसमें से सभी, इनमें से कोई नहीं होगा, सब करेक्ट है, कोई नहीं। आप अरुण गोयल की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त में आप जो है अनूप चंद पांडे जी का नाम लिख सकते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से करेक्ट है। फीफा अंडर 17 महिला, देखिए जब हम यहाँ से बात करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं। 11 से 13 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन जो है वो भारत में किया गया। ठीक है, 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका। और न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हरा करके खिताब जीता। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस कप का खिताब स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके जीता है, न्यूजीलैंड ने नहीं, स्पेन ने कोलंबिया को हराया है। ठीक है, और इसका जो शुभंकर था वो था ईभा, ईभा। ठीक है, ईभा इसका जो है वो शुभंकर था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला और दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा है कि भ्रूण किसमें पाया जाता है। तो अगर हम भ्रूण की बात करें तो वो तो बीज में ही होगा ना, भ्रूण कहाँ होता है, बीज में होगा। आगे चलते हैं, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA राइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है कौन, RNA। तो जो सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। कौन सा वायरस की विशेषता इनमें से नहीं है। देखिए, सेलुलर रचना, अनुवांशिक पदार्थ। तो जब वायरस जो होता है ये बिल्कुल इसके प्रॉपर्टी में आएगा, ये इन्हीं से निर्मित होते हैं। एक इसमें बात इन्होंने सेलुलर रचना की हुई है। देखिए, जब हम बात करते हैं सेलुलर का क्या मतलब होता है कि जो सेल से संबंधित हो, जो कोशिका से संबंधित हो। तो विषाणुओं में कोशिकीय संरचना हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वह स्वयं कोशिकाएं नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो संक्रामक एजेंट के रूप में काम करते हैं। समझ रहे हैं आप। और ऐसे में वो कोशिका स्वयं की नहीं होती, वो परपोषी कोशिका पर काम करते हैं, यानी कि दूसरी की कोशिकाओं पर वो एक्ट करते हैं। तो ये जो बात पहला लिखा हुआ है ना, सेलुलर वाला, गलत है वो।
जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत इनमें से क्या है? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक स्रोत या फिर एक से अधिक। देखिए, जब हम बात करें ह्यूगो डेब्रीज का नाम आता है 19वीं शताब्दी के अंत की बात। ह्यूगो डेब्रीज द्वारा प्रस्तावित म्यूटेशन जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत है और म्यूटेशन को बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है? तो आपने देखा थायराइड ग्रंथि, घेंघा रोग, आपने देखा दिव्यांगता की बात करें, मंद बुद्धि, बौनापन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं आयोडीन नामक पोषक तत्व से। सही जवाब आपका 50 का सी होगा। इंसुलिन क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बोला हुआ है या फिर विटामिन बोला हुआ है। तो अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट करके नाम आता है, बेंटिंग और वेस्ट ने जो है की थी। और जब आप डायबिटीज़ की बीमारी जो होती है, आपने उसमें देखा होगा कि इंसुलिन कितना कुछ हेल्पफुल होता है। ऐसे में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? आपका प्रोटीन है। ठीक है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इनमें से कौन सा है? तो जो मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए यूज़ में आता है वो होता है अवरक्त, जो इंफ्रारेड आप इसे बोलते हैं। लगाइएगा पहला आंसर यहाँ से। ठीक है। अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव एक्सरे नहीं होता है। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजी, अगर आपने सुना हो, कर्क रोग बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग कैंसर बोल देते हैं, एक लाइलाज बीमारी। तो ये क्या होता है? कैंसर आपका इसमें अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से टिश्यूज़ की वृद्धि होती है ना। मतलब क्या होते हैं? ऊतक टिश्यूज़ जो है बढ़ते चले जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे में, तो गांठ बनती चली गई। आप उस पर जो भी चीज़ें हैं आप काम करो, आप उसका ऑपरेशन करो, वो और तेज़ी से बढ़ता है ना। तो सेकाई करवाने की जो बात होती है, बाद में जो भी थेरेपी होती है वो कराओ तो और तेज़ी से वो बढ़ते हैं। तो ये असंगठित ऊतकों की वृद्धि होती है कर्क रोग से संबंधित। ऑन्कोलॉजी इसी से संबंधित है आपका डिपार्टमेंट। यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग इनमें उत्तरदायी होता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स आपने सुना होगा। तो यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं तो पेरोक्सीसोम का नाम आएगा। इसमें क्या नाम आएगा? पेरोक्सीसोम का नाम आएगा। ठीक है। अब अगर हम इस 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 10⁶ के कारक को इंगित करने के लिए उपयुक्त उपसर्ग इनमें से क्या होगा? जब हम एसआई प्रणाली की बात करते हैं तो 10 के कारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जब हम यूज़ में लेकर के आएंगे तो 10⁶ की जो बात होती है उसे हम मेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में आपसे अंतर पूछा हुआ है 56 में कि इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ से बात करते हैं, थर्मामीटर जो है वो तापमान को मापता है। क्या करता है? थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि जो थर्मोस्टेट होता है वो तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है। थर्मोस्टेट क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग जो है वो एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? आप देखिए, आपने प्रिज्म को देखा होगा, प्रिज्म से जैसे ही टकराती है तो उसकी किरण जो है फैल जाती हैं इधर उधर। तो आपने डिफ्रैक्शन की जब बात करते हैं, जिसे विवर्तन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रकाश की तरंगें जो है वो मुड़ जाती हैं, तो ये डिफ्रैक्शन जिसे हम विवर्तन बोलते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण, देखिए आपने कंडक्शन का नाम सुना होगा। ठीक है। परावर्तन, ठोस की ध्वनि संचरण की प्रक्रिया, देखिए माध्यम से निकल रही है तो परावर्तन नहीं, विवर्तन नहीं है। यहाँ पर प्रवाहक तत्व लिखा हुआ है, प्रवाहक तत्व या प्रवाहकत्व करके इसे बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? ये होता है कंडक्शन। इंग्लिश में इसे कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि ध्वनि तरंगे अणुओं को कंपन करके और ध्वनि ऊर्जा को स्थानांतरित करके ठोस वस्तुओं के अणुओं के माध्यम से यात्रा करती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो आपका ये अभी जो मैंने आपको कंडक्शन बताया ना कि ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण जो हो रहा है, जैसे फर्श पर कदमों की आहट, तो फर्श क्या है? ठोस ही तो है। और ध्वनि का संचरण हो रहा है कि नहीं? आपको सुनाई दे रहा है, कट पट की आवाज़ आ रही है। रात में भूत ही पिक्चर देख रहे हो बैठ के आप ऐसे में, या फिर दीवार से दरवाजे पर जो है वो दस्तक आप अगर सुन रहे हो, है ना, तो ये सब उसी के उदाहरण में आते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें, कोबाल्ट है, पारा, जस्ता और एल्यूमिनियम बोला हुआ है। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, अगर हम बात करें तो क्षेत्र की दिशा में अपना मामूली रूप से जो है
उनमें जो मैग्नेट वाला गुण होता है वो आता है मामूली रूप से। तो इसमें एल्यूमिनियम है, सोडियम है, प्लैटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो एल्यूमिनियम लगा लीजिएगा। गॉड पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होता है, देखिए जब हम बात करें तो इसकी परिकल्पना या ये जो खोज हुई थी 1964 में हुई थी। जो हिग्स बोसॉन कण होता है ना, उसी का उपनाम गॉड पार्टिकल बोल देते हैं, हिग्स बोसॉन कण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जो ये आया था 1964 में और इसका प्रायोगिक सत्यापन कब हुआ था, 2013 में, कि ये हिग्स बोसॉन कण भी है। इनके जो खोजकर्ता थे पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगलॉर्ड, ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। तो कितना महत्वपूर्ण है आप जानते होंगे। रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय जो है इनमें से किसको दिया जाता है, रेडियो तरंगों की खोज के बारे में पूछा है तो इसमें हेनरिक हर्ट्ज का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, हेनरिक हर्ट्ज का नाम आएगा। आंसर आपका सी होगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः है, देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पूछा हुआ है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका किसका, प्रोपेन ब्यूटेन का होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक है, अब एथिल मेरकैप्टन तो आप जानते ही होंगे किस लिए मिलाया जाता है, कि गंध वाली चीज़ है ना, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो ईंट पर नाच मैंने एक तरीका बताया था, तो ईंट इलेक्ट्रॉन से टाफट थॉमसन या टॉमसन का नाम आ जाएगा। ठीक है, और पर पा और रा दो आते हैं तो प्रोटॉन और रदरफोर्ड हो जाएगा प्रोटॉन में, और नाच से क्या होगा, ना से आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, चा से चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण की बात की है 64 में। तो एक प्रोसेस होता है सब्लाइमेशन, जिसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो इसमें जो है सबसे अच्छे से काम में आएगी। आगे चलते हैं। इसमें किसने शाइनिंग शेख ऑफ द यूथ नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है, तो अगर बात करें इसे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग शेख यूथ ऑफ इंडिया ये जो है उसका विमोचन किया। आगे है, निम्नलिखित में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, अल्फा है, गामा, बीटा या फिर इनमें से सभी। तो वो अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा 1902 में की गई थी, अल्फा, गामा और बीटा। ठीक है, 1902 लगाइएगा, नाम लिखिएगा रदरफोर्ड का। जो करेक्ट आंसर होगा वो गामा किरण होगा, यहाँ से सी आंसर आप लगाइएगा। ठीक है, कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का इनमें से उदाहरण होगा, 67 में देखिए पूछा हुआ है। तो अगर हम नाइट्रोजनी उर्वरक के उदाहरण की बात करें, कैल्शियम साइनामाइड है यहाँ पर, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, एल्यूमिना दिया हुआ है, या फिर इनमें से सभी। तो अगर हम बात करते हैं कैल्शियम साइनामाइड का, तो आप यहाँ पर अपने आंसर के रूप में उसे लगाइएगा। इसके अलावा यूरिया की बात की जाए, कैल्शियम साइनामाइड हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, CaCN2, Ca ब्रैकेट में CN2 ऐसे होगा। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, अमोनियम सल्फेट होता है, ये सब नाइट्रोजनी उर्वरक के ही उदाहरणों में शामिल होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन इनमें से करेक्ट है, नाइट्रिक अम्ल की बात की हुई है, तो नाइट्रिक अम्ल सोना सिल्वर शुद्ध करने में बिल्कुल सही, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, करेक्ट आंसर आपका लास्ट होगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, कहाँ पे ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगी, मिट्टी में बिल्कुल होती है, कांच में भी, और सीमेंट दिया हुआ है, कैरोसिन दिया हुआ है। देखिए जब हम कैरोसिन की बात करते हैं वो केमिकली एक हाइड्रोकार्बन होता है वो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए कैरोसिन लगाइएगा यहाँ से। पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बहुत ही थोड़ा सा तो आपको कठिन लग रहे होंगे ऐसे में ये सवाल। तो एसिटाइल दिया हुआ है, मेथिल अल्कोहल है, टेट्राइथाइल दिया हुआ है, या एथिल करके बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन की जो ऑक्टेन संख्या होती है ये होता है TEL, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TEL, यानी कि टेट्रा इथाइल बोलते हैं। इंजन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इंजन की कड़कड़ाहट में कमी आती है और ऑक्टेन संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या क्या स्पष्ट करती है,
ध्यान दीजिएगा कि संपीड़न के कारण ईंधन जो है वो पूरी तरीके से जल करके कितना अच्छा काम कर रहा है, समझ रहे हैं। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होगी, यही चीज़ कहा गया है। तो प्रज्वलन से कहीं ना कहीं ऑक्टेन संख्या का संबंध होता है उसके जलने से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, लगा दीजिए सभी, 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा। राज्य के डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से प्रजातंत्र स्थापित करना। तो आपका सही जवाब यहाँ से पहला होगा। किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो क्या नहीं उसमें परिवर्तन होगा? यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात की बात करें तो वो घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन को डिवाइड कर दीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो किसी वस्तु की मात्रा को अगर हम बदलते हैं तो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका जो डेंसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मात्रा मतलब समझ रहे हो, मोटा सा लोहा था, बात को समझिएगा, ठीक है। आपने उसे अलग कर दिया जो है तो उसका जो डेंसिटी, जो कठोरता है, कठोर वाली चीज़ तो बनी ही रहेगी ना उसमें जो है वो। तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको काट के अलग किया और वो पानी बन गया, यानी उसकी डेंसिटी जो है कम हो गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया? धन विधेयक अनुच्छेद संख्या 110 में धन विधेयक मनी बिल को लेकर के बात की गई है, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचार हेतु भेजा जाता है, जहां 14 दिन का समय उसे दिया जाता है, अन्यथा ये अपने आप जो है वो स्वीकृत या पास माना जाता है, ठीक है। चलिए, और ये लोकसभा में ही पेश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में नहीं। संसद के 2 सदनों या सत्र के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। कितना? 6 महीने का गैप। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? तो इसमें बेनेगल नरसिंह राव का नाम आएगा। किसका नाम है? बेनेगल नरसिंह राव जी का नाम है। संविधान के किस अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का प्रावधान जो है वो दिया गया है? अगर हम यहाँ से बात करें तो जो 7th स्केड्यूल है उसके तहत सरकार ने शुल्क और कर लगाने की बात की है, ठीक है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये याद रखिएगा। 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा? अगर हम यहाँ से बात करें तो 104 के तहत आपका जो यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के ही बारे में चर्चा जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब बना? देखिए, आप जानते हो अच्छे तरीके से जो RTE था, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया था, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो समय देखिए अंतिम रूप से कब बना आपसे पूछा हुआ है, तो अंतिम रूप से आंसर में क्या हो जाएगा? 2010, 2009 ऑप्शन में भी नहीं दिया है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये अनुच्छेद संख्या 21A में इसको जगह दी गई थी, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? ये बात कहाँ पे की गई? तो भारतीय संविधान के अगर हम 24वें संशोधन की बात करते हैं उसी में यह अधिकार दिया गया था, ठीक है। कौन सा था? 24th, माफी चाहेंगे 24th। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर लगाइए भाई। और पंचवर्षीय योजना का समय तो आप जानते होंगे 1951 से लेकर के 1956 तक। बैंक दर का क्या मतलब होता है? बैंक रेट का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है, कोई भी सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जिस दर पर जितने भी कॉमर्शियल बैंक से उनको ब्याज देती है, रुपया देती है, वही बैंक रेट होता है, ठीक है। आप जो जाते हो लेने कॉमर्शियल बैंक से वो लेंडिंग रेट होता है, वो उधारी दर होता है। और जो बैंक रेट है वो RBI रेस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स को देती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना जो है वो किस साल की गई थी? तो 83 की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना, ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। कब? 1977 में। और इसका जो आपका मुख्यालय है वो इटली में है, रोम में। 1977 इटली, रोम लिखिएगा। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी जो है इनमें से कौन से हैं? 84 की अगर हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके द्वारा विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। तो विश्वकर्मा समुदाय, कारीगर की बात की गई, ठीक है। गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूएनओ दिया हुआ है, आईएलओ दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं गरीबी न्यूनीकरण और विकास सुविधा, यानी कि इसे हम बोलते हैं PRGF, क्या बोलते हैं इसे हम PRGF करके बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉवर्टी रिडक्शन करके है आपका, एंड जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट को लेकर के, उसकी फैसिलिटी देने को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका IMF यानी कि जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हिस्सा है। ये किसका है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल और शिव समुद्रम कर्नाटका में पनबिजली संयंत्र क्रमशः 1898 और 1902 में स्थापित किए गए थे। तो इस ऑप्शन में आपका जो है वो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत 1898 में दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, उसके बाद 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटका से। उद्देश्य क्या था? बिजली की आपूर्ति है, और कहाँ पे? खदानों में जितने थे वहाँ पर, माइंस के लिए। सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य इनमें से कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा लगा दीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? संभाव्यता, देखिए संभावी होना, ऐसे में उपलब्धता होना, तो इनमें से आप जानते हो कि सोलर एनर्जी कहीं नहीं जाने वाली है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा आप करते रहो, नवीकरण, कोई समस्या नहीं, लेते रहो सोलर। अब देखिए सोलर पैनल पर सब लोग अपने उस पे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर है आपका। निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है वो आपका बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में दूसरी विद्युत परियोजना। तो आप चिनाब नदी लगाइएगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथन बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? दामोदर दिया है, गंगा दिया है, बाराकर रिवर दिया हुआ है, या फिर आपसे यहाँ पर पूछा है सोन नदी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो मैथन की बात करें, बेल पहाड़ी की बात करें, या फिर तिलैया बांध, ये सभी के सभी बाराकर नदी पर बनाए जा रहे हैं। बिजली का उत्पादन होगा ऐसे में। झारखंड की बरसाती नदी है बाराकर की बात करें, और छोटा नागपुर के पठार से ये निकल रही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बाराकर रिवर हमने यहाँ पर अपने आंसर के रूप में लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? माही नदी की बात की है 91 नंबर क्वेश्चन में। तो माही नदी पर यहाँ पर एक आपका लिखा है वन कावोरी या कदाना बांध। आपका जो सही जवाब होगा यही होगा। इसका जब इस परियोजना की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में जो है वो देखने को आपको मिलेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। नाम क्या है आपका? माही नदी परियोजना। मैंने बोला वन कावोरी बांध और कदाना बांध। भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो मयूराक्षी परियोजना वेस्ट बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करती है। किसको किसको? वेस्ट बंगाल और झारखंड को। अगर हम बात करें शुरुआत को लेकर के, तो ये 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, साथ में इरिगेशन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? 93 में कलपोंग जल विद्युत परियोजना की बात की है। कलपोंग नदी पर है, अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है। और कहाँ पे? कलपोंग नदी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाइएगा। मंगोलायड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाई जाती है? मंगोलायड की बात की है सिक्किम, आसाम, भूटान। तो ये आसाम में और सिक्किम में दोनों जगह हमें देखने को मिलेगा। सही जवाब डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। परिवहन मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चला गया? मैत्री एक्सप्रेस 2008 में, वर्ष 2008 में मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चला गया था। 4096.6 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी इनमें से किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग में भी जो है सबसे आगे कौन है? मुंबई है। सूती वस्त्रों में भी आप मुंबई को लगा दीजिए, ठीक है। सदाबहार और पतझड़ वन कितनी ऊंचाई तक में देखने को मिलते हैं अगर भारत की बात की जाए? अच्छा, सूती वस्त्रों के उत्पादन में ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान पर भारत ही है। भारत में मुंबई आगे है, फिर आपका अहमदाबाद, गुजरात है, ठीक है।
तो सदाबहार और बहार और पतझड़ वनों की बात की है तो ये 1500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक होते हैं आपके। सही जवाब पहला होगा यहाँ से। गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं? गोदावरी नदी के किनारे, देखिए तो थोड़ा सा कठिन सवाल आपसे काफ़ी अंदर से पूछ लिया है ना। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है, ये चीज़ हो गया। पश्चिमी घाट से लेकर के पूर्वी घाट तक ये बहती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग आपको 1465 किलोमीटर देखने को मिलेगी और ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, जौनपुर, गाज़ीपुर, ध्यान दीजिए नासिक, निज़ामाबाद, माफ़ी चाहेंगे, जौनपुर गाज़ीपुर कहाँ से आएगा इसमें, नासिक है, निज़ामाबाद है, राजमुंद्री, ठीक है, यहाँ से होकर के जाती है। तो 98 का आंसर आपका सी होगा। उड़ीसा का शोक इनमें से किस नदी को बोलते हैं? तो इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से। नाम है इसका महानदी, ठीक है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद महानदी का ही नाम आता है, ठीक है। आगे इसमें विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो आप जब देखोगे हिमालय, बृहत हिमालय आपका, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 भागों में ऐसे में बटा हुआ। तो जो बृहत हिमालय है आपका वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एक और सेट, आई थिंक ये 12वां सेट है आपका। क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर लिखिएगा। ऐसे में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल को हम अलग से सॉल्व करेंगे। क्या आप करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को जो बिहार से संबंधित हो या आपके अदर उससे क्या आप ऐसे ही चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो उसकी भी सीरीज़ ऐसे में हम एक शुरू कर देंगे, एक वीडियो उसके लिए भी आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बाकी अपने दोस्तों सहपाठियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।